Hello guys, welcome to Walking Classes. Guys, myself Rajan and today I'm here to express my views on the topic of accountancy. Guys, मैं आपको पढ़ाकर चलूंगा अकाउंटेंसी 11th क्लास की. Guys, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है. होप सो आप लोगों को हमारा लेक्चर्स पसंद आएंगे. आप लोगों को हमारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन पसंद आएंगी. सो गाइस, आओ हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट. लेक्चर नंबर फर्स्ट अकाउंटेंसी का 11th क्लास के लिए मैं राजन सर आपको करवाने जा रहा हूं. लेक्चर नंबर फर्स्ट. गाइस, 10th क्लास तक अभी तक आप लोगों ने अकाउंटेंसी नाम का वर्ड सुना होगा, लेकिन इस वर्ड के बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा. श्योर, जो भी ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ. आपके लिए एक पूरी तरह से नया सब्जेक्ट है. सो वेलकम टू न्यू लाइफ, वेलकम टू न्यू सेशंस. गाइस, ये एक सब्जेक्ट है जो आप कॉमर्स वाले बच्चों को सारी जिंदगी काम आने वाला है. जब आप फ्यूचर में ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो या मास्टरी का कोई कोर्स करते हो, तब आपको ये सब्जेक्ट हर जगह रिफ्लेक्ट होकर चलेगा. So guys, welcome again. Have a nice day and let's start the lecture number 1. Guys, lecture number 1 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी अकाउंटेंसी में कुछ सिलेबस इंक्लूड होता है. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटेंसी की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स. फिर उसके बाद आपका चैप्टर आता है अकाउंटेंसी के बेसिक गोल्डन रूल्स के रिलेटेड. फिर उसके बाद आपका चैप्टर आता है अकाउंटिंग बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड. फिर आपकी जर्नल एंट्रीज आती हैं. फिर आपका ट्रायल बैलेंस आता है. फिर आपकी सब्सिडरी बुक्स आती हैं. फिर आपके लेजर्स आते हैं. फिर आपकी कैश बुक आती है. ऐसे ही धीरे धीरे चलते आपकी फाइनेंशियल अकाउंट शुरू होते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनकर चलती है. ये डिफरेंट तरह के अकाउंट हैं जो आपकी बुक्स में आएंगे. श्योर, जो आपके सिलेबस में कवर होंगे. सो हम इन सारे अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे. गाइस, एंजॉय करते हुए पढ़ना. बिल्कुल भी अपने माइंड में पैनिक मत रखना. बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है तो आप लोग इस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करोगे. मैं आपके साथ हूं. मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताकर चलूंगा जो आपके इस सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल बनाकर चलेंगी. सो गाइस, आइए हम अपनी आज की इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको कुछ मीनिंग्स करवाने चाहूंगा. मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग करवाना चाहूंगा. अकाउंटेंसी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं. उन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर करना आपके लिए बेहद जरूरी है. जब तक आप उन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप उन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. श्योर, उन वर्ड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन, उन वर्ड्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी आपका वर्क है, उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. श्योर, जैसे कि आपके पास कई तरह के वर्ड्स आते हैं. सबसे पहला वर्ड आता है आपके पास गुड्स. अकाउंटेंसी में सबसे पहला वर्ड आता है आपके पास गुड्स. गाइस, गुड्स क्या होता है? ये वर्ड एक नया वर्ड है, आपके लिए एक नया वर्ड है. गुड्स क्या होता है? पहले मैं थोड़ा हिंदी में डिक्टेट करता हूं. वो सामान जिसे हम खरीदते हैं. गाइस, अब आप लोगों ने अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट करना है. अब आप लोगों ने अपने माइंड में एक विजन को क्रिएट करना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, या फिर आप एक बिजनेस के मालिक हो, आप एक बिजनेस के ओनर हो, आप एक बिजनेस को चला रहे हो. आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए. जब आपके माइंड में ये बात होगी तभी आपको इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे. सो गाइस, आपका एक बिजनेस है और आप एक बिजनेस को चला रहे हो. सो गुड्स का मीनिंग क्या होता है? गुड्स वो सामान जो हम परचेज करते हैं, वो सामान जो हम परचेज करते हैं, जो हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए,
वो सामान जो हम परचेस करते हैं, जो हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए। दैट मीन्स टू से दोज थिंग्स, दोज आइटम्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन द बिजनेस। दैट मीन्स those items which we purchase for the purpose of resale in the business। वो सामान जो हम खरीदते हैं किस पर्पस के लिए? बिजनेस में आगे फिर से बेचने के लिए। एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देम, जहां से हम अपने प्रॉफिट को प्राप्त करते हैं, वो सामान जो हम खरीदते हैं आगे फिर से बेचने के लिए और जहां हम अपने प्रॉफिट्स को प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स टू से दोज आइटम्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन द बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देम। गाइस, ये गुड्स की डेफिनेशन है। ये एक तरह से गुड्स का नॉर्मल मीनिंग है जो आपको याद करना है। सो आप इस मीनिंग को ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए प्लीज। होप सो आप लोगों ने इस मीनिंग को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लिया होगा। सो नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास आकर चलता है एसेट। नेक्स्ट मीनिंग आपका आता है एसेट। गाइस, एसेट क्या होती है? ये भी एक तरह से आपके लिए नया मीनिंग है, ये भी एक तरह से आपके लिए न्यू वर्ड है। एसेट क्या होती है? ये गुड्स की तरह ही होती है। वो सामान जिसे हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, वो तो होता है गुड्स। और वो सामान जिसे हम खरीदते हैं आगे बिजनेस के यूज के लिए, वो होता है एसेट। जिस सामान को हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए और जहां से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो होते हैं गुड्स। और जिस सामान को हम खरीदते हैं बिजनेस के यूज के लिए, जहां से हम बिजनेस का काम एग्जीक्यूट करते हैं, जहां से हम बिजनेस के वर्क को कंप्लीशन करते हैं, वो होती है हमारी एसेट। श्योर गाइस? सो दोज आइटम्स which we purchase for the purpose of use in the business। गाइस, मैं इस वर्ड को थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखना चाहूंगा। जो मेन वर्ड है, मैं इस वर्ड को थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखना चाहूंगा। फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस। श्योर गाइस? बिजनेस के बारे में तो आपको पता है ना, बिजनेस क्या होता है? हमारा व्यापार। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? उस बिजनेस को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यापार को चलाने वाली एक संगठन जो काफी सारे लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। श्योर? जैसे आप लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं अपने स्कूल बैचेस में, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है, 5 बच्चों का अलग ग्रुप हो गया, 7-8 बच्चों का अलग ग्रुप हो गया, आपके 3-4 फ्रेंड्स का अलग ग्रुप हो गया। श्योर? और कुछ 3-4 और ऐसे पर्सन्स हैं, बच्चे हैं जिनका अपना अलग ग्रुप होता है। उन ग्रुप्स को हम जैसे नॉर्मली उन ग्रुप्स को ग्रुप्स का नाम देते हैं, ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप मिलकर एक बिजनेस को चलाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। श्योर गाइस? सो दोज आइटम्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस। गाइस, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। श्योर गाइस? आइए हम एग्जाम्पल को स्टडी करें। एग्जाम्पल नॉर्मली लूंगा, एग्जाम्पल ज्यादा टिपिकल नहीं लूंगा, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की एक कंप्यूटर की शॉप है। आप लोगों की एक कंप्यूटर की शॉप है। शॉप का नाम कोई भी ले सकते हो। आप लोगों की एक कंप्यूटर शॉप है।
श्योर, एक कंप्यूटर शॉप है। अरे सर हमारी कंप्यूटर शॉप है, हमें तो मौज लग गई, कंप्यूटर से कंप्यूटर्स। आप लोगों की कंप्यूटर शॉप है, श्योर। आप लोगों ने कुछ कंप्यूटर्स को परचेज किया, आप लोगों ने कुछ कंप्यूटर्स को परचेज किया। आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, अप टू आपने 50 कंप्यूटर्स लिए। कितने कंप्यूटर लिए? 50 कंप्यूटर्स लिए। आपने टोटल कंप्यूटर कितने परचेज किए? 50। आपने टोटल कंप्यूटर कितने परचेज किए? 50। टोटल कंप्यूटर कितने हैं? 50 कंप्यूटर्स है सर, श्योर, यस सर। आपने रीसेल पर्पस के लिए कितने कंप्यूटर लिए? आपने रीसेल पर्पस के लिए कितने कंप्यूटर लिए? 45 कंप्यूटर। इन 50 कंप्यूटर्स में से आउट ऑफ विच इन 50 कंप्यूटर्स में से आपने रीसेल पर्पस के लिए कितने कंप्यूटर लिए? 45 कंप्यूटर। और आपने कुछ 5 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनको आपने बिजनेस यूज के लिए रखा, श्योर गाइस, ओके। तो 5 कंप्यूटर कुछ ऐसे हैं जिनको आपने बिजनेस यूज के लिए रखा, जिनको आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए रखा। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आजकल आपके जो अकाउंट्स हैं वो बुक्स में नहीं मेंटेन होते, आजकल जो आपके अकाउंट्स हैं वो टैली के सॉफ्टवेयर में मेंटेन होते हैं, जिसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत होती है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहां हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। विदाउट कंप्यूटर आज की डेज में किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना एक इम्पॉसिबल फैक्टर है, श्योर। सो जब भी हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं, कोई भी एक्सेट्रा बिजनेस चलाते हैं, वहां हमें कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो गाइस, जैसे कि आपने कुछ कंप्यूटर्स को बिजनेस यूज के लिए रखा और कुछ कंप्यूटर को आपने रीसेल पर्पस के लिए रखा। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि कौन सी हमारी गुड्स है और कौन सी हमारी एसेट्स है। गाइस, मैंने बताया था कि जो भी आइटम हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो हमारी होती है गुड्स। तो ये रीसेल वाली आइटम क्या हो जाएंगी? ये हमारी बन जाएंगी गुड्स, श्योर गाइस, ठीक है जी। और मैंने बताया था कि दोज आइटम्स विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस, जो हम बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी एसेट कहलाती है, श्योर गाइस, वो हमारी एसेट कहलाती है। सो इसी तरह से आपको कई मीनिंग फाइंड आउट हुए, गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है। होप सो आपको ये दोनों के दोनों मीनिंग समझ आ चुके होंगे। सो गाइस, पहले आप इन मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में रिटन डाउन कीजिए प्लीज। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, अपनी नोटबुक में ये सब कुछ लिख लिया होगा। सो गाइस, मैं इस एग्जांपल को मिटा देता हूं, मैं इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल होंगे वो कोई और मीनिंग्स के होंगे। जो भी एग्जांपल्स नेक्स्ट आपके पास आएंगे वो दूसरे मीनिंग वाले एग्जांपल्स होंगे। गाइस, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोगों ने स्टडी करनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आजकल की जो डेज है, कोरोना वायरस फैल रहा है, हर जगह महामारी फैली हुई है, हर जगह बीमारी फैली हुई है। उस बीमारी को देखते हुए, उस बीमारी को ध्यान में लाते हुए हम लोगों को अपने घर में सेफली रहना है, हम लोगों को अपने घर में आराम से रहना है और अपनी सुरक्षा करते हुए रहना है। सो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बच्चों का सिलेबस पीछे ना रह जाए, बच्चों की जो क्वालिटी लाइफ है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग आपके सामने कुछ YouTube क्लासेस लाए हैं जो आप लोगों की हेल्प करके चलेंगे। गाइस,
मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे मीनिंग क्लियर करूंगा। मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पूरी अकाउंटेंसी पढ़ाकर चलूंगा। आप लोगों को कहीं भी ये फील नहीं होगा कि सर इस वर्ड को आप सिंपल सेंस में नहीं लेकर आए। मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड सिंपल सेंस में लेकर आऊंगा, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी से जोड़ता हुआ लाऊंगा। बस आप लोगों को अपने माइंड में यह रखना है कि हमें सर के साथ कोऑपरेट करना है। जो सर डेली करवा रहे हैं उसे डेली रिवाइज करते रहना है, उसे डेली अपने कंसेप्ट पक्के रखने हैं। श्योर। और जिस तरह से अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने ये एज्यूम करना है कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक बिजनेस के ओनर हो। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो मीनिंग आता है वो है ट्रांजैक्शन। गाइस, ट्रांजैक्शन वर्ड सुना होगा, लेकिन आज हम इसका मीनिंग भी क्लियर कर देते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। आपने ये वर्ड सुना होगा, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, वो होता है ट्रांजैक्शन। जो भी लेन देन हमारा बिजनेस करता है या जो भी लेन देन हम अपने बिजनेस को चलाते समय करते हैं, उन सारे लेन देन को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। श्योर गाइस। यानी कि हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है, हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है, हमारे बिजनेस के, हमारे व्यापार के जो भी कार्यकलाप हैं, उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारे कार्यकलाप को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। हमारी बिजनेस की कुछ रूटीन एक्टिविटी भी है और कुछ ऐसी एक्टिविटी भी है जो कभी कभी हैपनिंग होती है। श्योर गाइस। सो जो भी एक्टिविटीज रूटीन नेचर में आती हैं या जो भी एक्टिविटीज कभी कभी हैपनिंग होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। श्योर गाइस। यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी। हम इसे कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी। हम इसे कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी। श्योर गाइस। हम इसे कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी। गाइस, ये जो टाइम है, आप इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना, घर में बैठकर इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना। हम लोग आपके साथ हैं। श्योर गाइस। सो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, दैट मीन्स टू से बिजनेस एक्टिविटी। जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे वो रूटीन नेचर की हो, डेली होने वाली हो या कभी कभी होने वाली हो, श्योर, उन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। उन सारी एक्टिविटी को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपके पास वर्ड आता है इवेंट। उसके बाद आपके पास वर्ड आता है इवेंट। ओहो, ये तो सर नया वर्ड है, ये तो अभी तक सुना ही नहीं हमें। कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। इवेंट क्या होता है? गाइस, हम कुछ ना कुछ करते हैं और जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, उन एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होता होगा ना, कोई ना कोई तो रिजल्ट क्रिएट होता होगा ना। सो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटी का कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा। उस रिजल्ट को कहा जाता है इवेंट। दैट मीन्स टू से रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। सर, इसे थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में समझाएंगे, इसे थोड़ा सा इजी सेंस में समझाएंगे? बिल्कुल सर। जैसे सपोज करो मैंने कुछ गुड्स को परचेज किया, मैंने कोई सामान परचेज किया और फिर परचेज करके उस सामान को आगे सेल कर दिया। श्योर गाइस। मैंने कुछ गुड्स परचेज किए, श्योर, परचेज करने के बाद मैंने उन्हीं गुड्स को आगे कहीं और बेच दिया। तो परचेज करने वाली एक्टिविटी क्या कहलाती है? सर, मैंने कुछ परचेजेस की है, तो वो परचेजेस मेरी क्या कहलाएंगी? वो मेरी कहलाएंगी ट्रांजैक्शन। वो परचेजिंग एक्टिविटी मेरी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ट्रांजैक्शन। और जिन गुड्स को मैंने सेलिंग की है, जिन गुड्स की मैंने सेलिंग की है, जिन गुड्स को मैंने सेल किया है,
वो क्या कहलाएंगी? वो मेरी कहलाएंगी ट्रांजैक्शन। दोनों की दोनों एक्टिविटीज हैं, खरीदना और बेचना दोनों ही हमारी एक्टिविटीज है बिजनेस की। सो जो भी मैं परचेज कर रहा हूं वो भी एक ट्रांजैक्शन है, जो भी मैं सेल कर रहा हूं वो भी एक ट्रांजैक्शन कहलाकर चलता है। लेकिन मैंने कुछ परचेज किए और फिर उन सामान को आगे बेचा। पहले मैंने कुछ सामान को खरीदा, फिर उसी सामान को आगे किसी और को बेच दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने कुछ ना कुछ तो अर्न किया होगा। मैंने प्रॉफिट अर्न किया होगा या फिर लॉस अर्न किया होगा। या तो 10 रुपए की चीज मैंने 20 रुपए में बेच दी होगी, 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। या 10 रुपए की चीज मैंने 5 रुपए में बेच दी होगी, 5 रुपए का लॉस अर्न कर लिया होगा। या 10 रुपए की चीज आगे फ्री में दे दी होगी, जाओ भाई ऐश करो। 0 रुपए का क्या किया मैंने? सारी की सारी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और 10 रुपए का पूरा लॉस खा लिया। श्योर? या तो 10 रुपए की चीज आगे 20 रुपए में बेच दी होगी और 10 रुपए प्रॉफिट कमाया, यस। या 10 रुपए की चीज आगे 5 रुपए में बेच दी होगी, 5 रुपए का लॉस खाया। श्योर? या फिर वो 10 रुपीज की चीज आगे मैंने फ्री में दे दी, 10 रुपीज का पूरा कंप्लीटली लॉस खा लिया। सो कहीं मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, कहीं ना कहीं लॉस अर्न करूंगा। सो इस खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस में जो भी रिजल्ट क्रिएट आउट हुआ, जो भी प्रॉफिट या लॉस क्रिएट आउट हुए, वो क्या कहलाते हैं? इवेंट। खरीदना एक एक्टिविटी है, बेचना एक एक्टिविटी है, लेकिन खरीदने और बेचने के बीच में कुछ रिजल्ट क्रिएट हुए, कोई प्रॉफिट या लॉस क्रिएट हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस को कहते हैं इवेंट। तो ये खरीदने और बेचने के बीच में कुछ रिजल्ट क्रिएट हुए, कुछ प्रॉफिट क्रिएट हुआ या कोई लॉस क्रिएट हुआ होगा, ये रिजल्ट्स क्रिएट हुए होंगे। श्योर गाइस? इनको हम कहते हैं इवेंट। इनको हम कहते हैं इवेंट। श्योर गाइस? गुड। पहले आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में उतारिए प्लीज। होप सो आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में उतार चुके होंगे। आइए हम अपना नेक्स्ट वर्ड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बहुत ही ज्यादा इजी सेंस बताऊं तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, कर्जा। सिर के ऊपर जो कर्जा होता है ना, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। आप एक बिजनेस को चला रहे हो, आपने एक बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, आप एक बिजनेस के ओनर हो, आपने अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, आपने कहीं ना कहीं से तो उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आपने पैसा लगाया, चलो माना कुछ पैसा आपके पास था, लेकिन कुछ पैसा आपने कहीं ना कहीं से तो एज अ लोन के वे से प्राप्त किया होगा, कहीं ना कहीं से कर्जा उठाकर उस बिजनेस को चलाया होगा। हर एक बिजनेसमैन लोन उठाकर ही बिजनेस को चलाता है। हर एक बिजनेसमैन लोन के थ्रू ही अपने बिजनेसमैन को आगे हर एक बिजनेसमैन लोन के थ्रू ही अपने बिजनेस को आगे रन करके चलता है। श्योर? कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा, मोस्टली बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन लेकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर या बाहर से कर्जा उठाकर ही अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। सो वो आपकी होती है लायबिलिटी। जो भी आपका कर्जा है, जो भी आपकी देनदारी है, जो आपने मार्केट में पैसा देना है, उसे आप कहते हो लायबिलिटी। सो लायबिलिटी को मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा देनदारी। जो भी आपने मार्केट से कर्जा उठा रखा है, ठीक है ना, जो भी आपने मार्केट से कर्जा उठा रखा है, उस कर्जे को, उस देनदारी को हम कहते हैं लायबिलिटी। अब इसे सिंपल सेंस में तो आप समझ गए कि लायबिलिटी क्या होती है। जो भी मेरे सिर पर कर्जा है, जो भी मैंने मार्केट से कर्जा उठा रखा है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ना कि अपनी ऐशो आराम के लिए, जो भी मैंने मार्केट से कर्जा उठा रखा है अपने बिजनेस के लिए, वो कर्जा क्या कहलाता है?
वो कर्जा लायबिलिटी कहलाता है, वो कर्जा देनदारी कहलाता है। श्योर गाइस? इंग्लिश में इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। द अमाउंट विच ड्यू टू पे, विच ड्यू टू पे मतलब वो रकम जो अभी तक चुकानी बाकी है, जो अभी तक चुकानी बाकी है, विच स्टिल ड्यू टू पे, विच स्टिल ड्यू टू पे। श्योर गाइस? मतलब वो रकम जो अभी तक चुकानी बाकी है, द अमाउंट विच स्टिल ड्यू टू पे, द अमाउंट विच स्टिल ड्यू टू पे, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। गाइस, मैं अपनी अगली क्लासेस में इसी सारे लेक्चर को दोबारा से रीटेलीकास्ट करूंगा, दोबारा से डिक्टेट करूंगा। श्योर? बट फिलहाल के लिए आप लोगों के इन वर्ड्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे मैं अकाउंट्स में जो भी आपको बातें समझाऊंगा, मैं बार बार इन वर्ड्स का यूज करके चलूंगा, मैं बार बार इन वर्ड्स का यूज करके चलूंगा। सो ये होती है आपके कुछ वर्ड्स। पहले आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए प्लीज। आपके पास मीनिंग आता है अकाउंटिंग। गाइस, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। यस, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। क्या अकाउंटिंग एक प्रोसेस है? किसी काम का प्रोसेस है, किसी काम को करने का प्रोसेस है? यस, अकाउंटिंग एक किसी ना किसी काम को करने का प्रोसेस है। सर, अकाउंटेंसी में हमें एक डेफिनेशन को याद करना है। हाँ जी, अकाउंटेंसी में हमें एक डेफिनेशन को याद करना है। वही डेफिनेशन हम अपनी एग्जामिनेशन में यूज करके चलेंगे, वही डेफिनेशन को हम अपनी आंसर शीट में लिखकर चलेंगे। उस डेफिनेशन के अलावा, उस मीनिंग के अलावा हम कोई और डेफिनेशन या कोई और मीनिंग को अपनी आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। श्योर गाइस? ये मीनिंग ऐसा है, ये डेफिनेशन ऐसी है जो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग की, जो आपका कंप्लीट मीनिंग है। श्योर? सो अकाउंटिंग, आपके सामने वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग, आपके सामने वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग। देखो, नेक्स्ट क्लास में आपको इस मीनिंग के बारे में डिटेल देता जाऊंगा, धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी। श्योर? नेक्स्ट क्लास में आपको इसके मीनिंग्स कुछ क्लियर होते जाएंगे। अकाउंटिंग क्या होती है? कहता है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज ऑल्सो प्रोसेस, बट अकाउंटिंग यहां पर हम लिखेंगे, वर्ड यूज करेंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in terms of transaction and event which are at least the part of financial character, and interpreting the result thereof, guys, ये आपकी डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी है। कंप्लीट डेफिनेशन जो आपके चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड होकर चलती है। सो राइट नाउ हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी।
हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर चुके हैं, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जहां आपकी अकाउंटिंग की मीनिंग्स, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस, रोल एंड प्रोसेस इंक्लूड होकर चलते हैं। श्योर, ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करके चलनी है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which are at least the part of financial character and interpreting the result thereof. डेफिनेशन तो सर बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या आप इस डेफिनेशन को सिंपल करोगे? यस, हम आगे चल चलकर इस डेफिनेशन को डेफिनेटली सिंपल करके रहेंगे। राइट नाउ मैं आपको पहला वर्ड क्लियर करता हूं, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट। आप ये लगा लो, एक तरह से मैं आपको फीचर्स करवा रहा हूं अकाउंटिंग के। फीचर्स कहां से क्रिएट होंगे? इस डेफिनेशन में से ही क्रिएट होकर चलेंगे फीचर्स। सो फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। सो अकाउंटिंग, पहला फीचर मैंने करवा रहा हूं, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट। यस, अकाउंटिंग एक आर्ट है सर। अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। यस, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। यू नो गाइस, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती है ना, जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी होती हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगी, उन सारी बुक्स के थ्रू ही हमें पता लग पाता है कि हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस कपड़ों का है, या हमारा बिजनेस मशीनरी क्या है, या खाने पीने की वस्तुओं का है, हमारा बिजनेस क्या है। और वहीं से हम पता लगा पाते हैं कि हमारे बिजनेस के कौन कौन से खर्चे हैं जो नेसेसरी है और जो कभी कभी होने वाले हैं। हमारे बिजनेस की कौन कौन सी इनकम है। श्योर, हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे बिजनेस की वीकनेसेस क्या है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट क्या है, हमारे बिजनेस के लॉस क्या है। वो सब कुछ हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही पता लगकर चलता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट हमें हेल्प करके चलती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे बिजनेस का टारगेट, हमारे बिजनेस का एजेंडा, हमारे बिजनेस का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। श्योर, सो अकाउंटिंग इज द आर्ट। यस, अकाउंटिंग इज द आर्ट। यस, अकाउंटिंग इज द आर्ट। बिकॉज इट हेल्प्स अस to decide, it helps us to decide the objective of business। ये हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को डिसाइड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एंड ऑल्सो हेल्प्स अस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट टारगेट। श्योर गाइस, सो ये हमें हेल्प करती है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। यस, क्योंकि अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही हमें मदद मिल पाती है अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए। श्योर, हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव को निर्धारित हम बुक्स ऑफ अकाउंट की मदद के थ्रू करते हैं, और अकाउंटेंसी हमें हेल्प करती है उस ऑब्जेक्टिव, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अकाउंटिंग इज द साइंस। अकाउंटिंग इज द साइंस। अकाउंटिंग एक साइंस है। देखो, अकाउंटिंग एक आर्ट तो है ही, क्या अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है?
अकाउंटिंग एक कला तो है ही, क्या अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है? अकाउंटिंग आर्ट होने के साथ साथ क्या अकाउंटिंग साइंस भी है? यस, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। यस, अकाउंटिंग इज द साइंस। अकाउंटिंग एक साइंस है। अकाउंटिंग साइंस क्यों है? क्योंकि जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, उस समय हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को अपने माइंड में रखना पड़ता है जो अकाउंटेंसी से जुड़े हुए होते हैं। हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है जो अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई होती हैं। हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जो अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई होती हैं। हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होते हैं। सो वो फंडामेंटल्स, वो प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर पाते हैं, जिस वजह से अकाउंटिंग एक साइंस होती है। अकाउंटिंग एक साइंस होती है। यस, अकाउंटिंग इज द साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स some its basic principle and rules which helps to maintain the books of accounting, अकाउंटिंग एक साइंस है। यस, अकाउंटिंग साइंस है क्योंकि ये कई तरह के प्रिंसिपल्स, कई तरह के रूल्स को इन्वॉल्व करके चलती है जो हमें मदद करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। श्योर गाइस, आज के लिए मैं यही दो फीचर्स करवाना चाहूंगा और ये डेफिनेशंस करवाना चाहूंगा। धीरे धीरे हम इस डेफिनेशन को स्टडी करेंगे अपने कुछ अगले लेक्चर्स में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और अपने अगले लेक्चर्स में मैं आपको ये डेफिनेशन धीरे धीरे क्लियर करवाता जाऊंगा। डेफिनेशन का एक एक वर्ड आपको इजी सेंस में क्लियर करता जाऊंगा। होप सो गाइस, आपको मेरा ये इजी सेंस पढ़ाने का पसंद आया होगा, आपको मेरी ये इजी टर्म्स पढ़ाने की पसंद आई होंगी। मैं राजन आपका थैंकफुल हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे गाइस, हैव अ सेफ जर्नी। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।